खड़े होंगे। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राजन जाम्बाल क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। ऐसे हालत में क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? देखिए, बोल तो दिया ट्रंप साहब ने कि हेल्प इज ऑन द वे, मदद है, बिल्कुल पास है, आप लड़ते रहिए। पर ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जून के बाद काफी डी इंडक्शन करी थी अमेरिका ने अपने जो 19 बेस हैं उनके मिडिल ईस्ट में, उनसे काफी डी इंडक्शन करी थी। अभी जो कतार में एक बेस है उसको फिर से इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि कुछ बेसिस को उन्होंने अभी रीइंफोर्स भी किया है, पर फिर भी जो जून में इनकी स्ट्रेंथ थी मिडिल ईस्ट में उससे काफी कम है। अब यह समझने की जरूरत है कि भारत के लिए आखिर ईरान क्यों जरूरी है। आपको समझना होगा ईरान में टेंशन से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान भारत के कच्चे तेल का भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते बड़ा असर पड़ा है। 2018-19 में भारत ने ईरान से 12.3 अरब डॉलर का कच्चा तेल लिया था, जो कुल आयात का करीब 8.5% है। लेकिन 2025 में यह गिरकर महज 0.04% रह गया। यानी कि भारत के लिए ईरान की जो कारोबारी क्षमता है वो कारोबारी साझेदारी, इसके अलावा यूरेशिया का एंट्री गेट भी है, क्योंकि ईरान का जो चाबार पोर्ट है उस पोर्ट के लिए 13 मई 2024 को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 2026 के मध्य तक चाबार जहदान रेलवे लिंक के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर, मतलब आपको पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे और वो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक सीधी पहुंच आपकी बन जाएगी। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान, जहदान, चाबार पोर्ट और पाकिस्तान, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये चाबार पोर्ट है। ये अगर सामुदायिक दृष्टि से देखा जाए, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि ये भारत है, ये भारत है और ये ईरान है। अब आपको अगर ये पोर्ट बन जाता है, जिसके लिए कि दोनों देशों में काम चल रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है, तो भारत अपना जितना भी व्यापार है वो यहाँ से सीधे करेगा। यहाँ पर एक रेलवे कनेक्टिविटी भी बनने जा रही है, तो यहाँ से व्यापार होगा। ये पाकिस्तान है, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान को बाईपास करेंगे और सीधे चले जाएंगे ग्वादर पोर्ट से होते हुए और आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से ये पूरा रास्ता होते हुए आप दूसरे देशों में यानी कि दूसरी जगह निकल जाएंगे। तो ये व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में लगातार विवाद है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती रहती हैं। और यही कारण है कि ये भारत और ईरान को कनेक्टिविटी देता है और ईरान से यहाँ होते हुए आप तमाम दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में निकल जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, रशिया तक आप चले जाएंगे। तो रशिया से जो आपका व्यापार है वो सीधे यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आजकल व्यापारिक दृष्टि से भारत और रशिया में बहुत सारे समझौते हो रहे हैं। तो इसलिए ये ग्वादर पोर्ट और ये चाबार पोर्ट ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर अमेरिका की नज़र है, इस पर भी अमेरिका की नज़र है, यूएस की नज़र है, लेकिन ईरान इन दोनों पर नजर नहीं टिकाने देता। ये तमाम सारी चीन भी यहां पर नजर लगाए हुए है। लेकिन इस बीच ईरान पाकिस्तान में विवाद क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। पहले इनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ईरान ने सपोर्ट पाकिस्तान को किया था, लेकिन अब तलखियां बन गई हैं। ईरान में हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन तो जेन ज़ी ने शुरू किया था, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंदोलन को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंसक रूप दे दिया है। ईरान में हिंसा का जो पैटर्न है वो ठीक वैसा ही है जैसा बांग्लादेश में है। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकी और स्लीपर सेल ट्रेनिंग लेकर ईरान में घुसते हैं। आप समझिए कि आखिर ईरान और पाकिस्तान में टकराव की वजह क्या है, क्यों ईरान में हिंसा के लिए पाकिस्तान का हाथ ही बताया जा रहा है। क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने ही मान्यता दी थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव है। दोनों देशों के बीच
990 किलोमीटर की सीमा है और ईरान का पाक पर सुन्नी आतंकी गुटों को पनाह देने का भी आरोप लगता है। जैश अल अदल जैसे गुटों पर ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। पाक का ईरान पर बलूच जो अलगाववादी गुटों को छुपाने का भी आरोप लगा हुआ है। ईरान शिया मुस्लिम देश है, खुद को दुनिया भर के शियाओं का लीडर वो मानता है, और पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम देश है, सुन्नी बहुल देश है और उसके सऊदी अरब से गहरे रिश्ते हैं। ईरान के चाबर पोर्ट में भारत का निवेश भी पाक को लगातार खटकता रहता है। पाक लगातार इसे लेकर बयानबाजी करता रहता है। तो क्या ईरान में दंगों के पीछे CIA, मोसाद और ISIS का हाथ है? रक्षा विशेषज्ञ तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रंजीत क्या कहते हैं, सुनिए। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि ये ईरान के पीछे जो हो रहा है अमेरिका का, ISI, CIA, मोसाद का हाथ है। अरे आजकल इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज का बहुत महत्वपूर्ण काम है। CIA अमेरिका को बताता है ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट क्या हो रहा है ईरान में, टीवी दिखाता है। ISI बताता है, CIA, मोसाद ईरान की सब हालत बताता है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नेतान्याहू साहब की बड़ी कोशिश है कि दबा के रखो ईरान को, क्योंकि ईरान हथियार देता है हुती, हमास और हिजबुल्लाह को। तो मिडल ईस्ट में बहुत तकलीफ है, क्योंकि ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं रिबेलियन में। अब ईरान में शिया सुन्नी विवाद क्या है, उनकी आबादी क्या है, यह समझने की जरूरत है। विवाद मैंने आपको बताया, लेकिन ईरान में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी है। संविधान के तहत संविधान क्या कहता है? संविधान के तहत शिया इस्लाम वहां का आधिकारिक धर्म है। सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सभी संस्थाएं शिया के नियंत्रण में हैं। अगर कुल मिलाकर कहें तो शिया धर्म शिक्षा का वैश्विक केंद्र है और मशहद इमाम रजा की दरगाह है। ईरान में शिया की आबादी 90 से 95% है और सुन्नी आबादी वो 5 से 10% है। ईरान की सेना, जिसे IRGC कहते हैं, और न्यायपालिका, यहां तक कि मीडिया भी सब शिया धार्मिक ढांचे से जुड़े हैं। सुन्नी आबादी ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में है। कोई सुन्नी राष्ट्रपति, सर्वोच्च नेता या फिर IRGC प्रमुख नहीं बना, ना ही सेना में उच्च पदों पर है। तेहरान में आज तक बड़ी सुन्नी मस्जिद की अनुमति भी नहीं मिली है, नहीं बन पाई है। आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं। खमनेई की सेना, खमनेई की व्यक्तिगत पर्सनल सेना है, उसकी ताकत के बारे में आपको बताते हैं। IRGC से कहते हैं अगर अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान उसका मुकाबला कर पाएगा। ईरान के सैन्य बल करीब 6 लाख सक्रिय हैं और जो उनके सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो सक्रिय 6 लाख हैं और 3.5 लाख सैनिक रिजर्व हैं। यानी कि ईरान के पास कुल 9 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इसके अलावा खमनेई की एक निजी सेना भी है जिसका नाम है IRGC। उसकी ताकत को समझिए। IRGC जो कि ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति मानी जाती है। IRGC में करीब 2 लाख सैनिक हैं। इनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर स्पेस फोर्स और कुदस फोर्स और बसीज मिलिशिया शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। इसमें करीब 2000 से 3 मिसाइल्स हैं। पारंपरिक जंग में अमेरिका से कमजोर है ईरान। ड्रोन प्रॉक्सी और गुटों की अगर स्थिति को समझा जाए तो वहां पर हमला करना ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन ईरान की शक्ति के आगे, अमेरिका की शक्ति के आगे ईरान कमजोर है, यह भी माना जाता है। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच अगर और समझा जाए तो आखिर हथियार क्या है? IRGC के पास हथियार और मिसाइल्स क्या हैं, जो कि सिर्फ व्यक्तिगत सेना बात कर रहा हूं मैं खमनेई की जो पर्सनल सेना है, जो खुद की सेना है, IRGC जिसे कहा जाता है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितनी मिसाइल हैं, ये भी एक बार गौर से देख लीजिए। शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास है, अच्छी खासी मात्रा में ये मिसाइल्स इनके पास है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स इनके पास हैं।
इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इनके पास हैं और तमाम सारी चीज़ों के बीच जो क्रूज और एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिस पर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है, वो भी इनके पास मौजूद हैं। शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन, समुद्री माइंस और मिसाइल सिटी कहा जाने वाला गुप्त बेस भी इनके पास मौजूद है, जहां पर बहुत सारी मिसाइल्स को छुपाकर रखा हुआ है, क्योंकि गोरिल्ला युद्ध में, कबीला युद्ध में ईरान को महारत हासिल है। अब ये तमाम सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस मसले पर, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा है, चिंता है, इस मसले पर हमने एक सर्वे कराया है। हम लोगों के पास गए, वहां जाकर हमने कुछ सवाल उनसे पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। सर्वे का जो पहला सवाल हमने पूछा, वो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, अगर अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट, कितना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट ईरान की ओर रवाना कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 20% लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 20% लोगों ने कहा कि ईरान पर अब हमला करने वाले हैं ट्रंप, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। 44% लोगों ने कहा कि ईरान पर ट्रंप का मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसलिए ऐसा किया गया है। और 32% लोगों ने कहा कि ट्रंप को खामनेई की धमकी का असर है, इसलिए ऐसा किया गया। और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कि सऊदी, ओमान, कतर के, जी हां, सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि सऊदी, ओमान, कतर के, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है, इनकार के बाद अमेरिका ईरान पर हमले के लिए किस देश की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है? गौर से सुनिएगा। तो जवाब निकल कर आया, जो तमाम सारा जो विकल्प निकल के आया, इजराइल का इस्तेमाल कर सकता है, 49% लोगों ने कहा। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, 24% लोगों ने कहा। अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, 15% लोगों ने कहा। और 25% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, ईरान में तख्ता पलट होने से भारत को नुकसान होगा क्या, जबकि चीन, पाकिस्तान को फायदा होगा? आपकी राय। हमने लोगों से यह सवाल पूछा है कि ईरान में तख्ता पलट से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों ने क्या राय दी है, यहां पर देखिए। भारत की अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक जमीनी पहुंच को झटका होगा, 24% लोगों ने कहा। ईरान में पाक सुन्नियों का प्रभाव बढ़ेगा, 16% लोगों ने कहा। और नया शासन सुरक्षा निवेश के लिए चीन पर निर्भर हो सकता है, ये 40% लोगों ने कहा। कह नहीं सकते, ये 20% लोगों ने कहा। सर्वे का एक और सवाल जो कि हमने लोगों से पूछा, महत्वपूर्ण सवाल है, अरब देशों के अमेरिका को ना कहने का असर मुस्लिम नाटो के उदय के तौर पर हम इसे देख सकते हैं या हो सकता है? इस पर भी लोगों की राय है। क्या है, गौर से देखिए। हां कहने वाले लोगों की संख्या 100 में से 38%। इसके साथ साथ 51% लोग ना कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। और 11% लोग की जो स्थिति थी वो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये तमाम सारे सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, लोगों ने अपनी इस मसले पर राय भी दी है और राय निकल कर आई है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय यहाँ पर है और इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, देश में हो रही है, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा बेड़ा निकल चुका है और वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। क्या युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये हुआ, वैसे तमाम मुस्लिम देशों में एकजुटता सी देखी जा रही है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, सऊदी अरब, उसने अमेरिका को ना कर दिया कि मेरी जमीन का इस्तेमाल मत करना, आपका एयरबेस यहां पर है, आप मेरे भरोसे अब तक धमकी देते रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने दूंगा। और मैं अपने एयर स्पेस का, यानी कि आसमान का इस्तेमाल भी नहीं करने दूंगा। सऊदी अरब के ऊपर से अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं निकलेगा जो ईरान पर हमला करेगा, मैं उसकी अनुमति आपको नहीं दूंगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एक तरह से मुस्लिम देश धीरे धीरे ट्रंप को अपनी औकात दिखा रहे हैं, ये आंखें दिखा रहे हैं। जी नमस्कार। पहली बात तो सबको मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारा आर्मी डे भी है, तो सारे जवान को और पूरे आर्मी को, जिसके ऊपर देश को नाज है,
उनको भी मुबारकबाद। जी। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे थे कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, कि आपने बोला कतार और सऊदी और ओमान ने बोला है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो एक तरह से रीजन क्या हुआ है कि ईरान ने जब बोला उनको कि मैं अगर यूएसए हमारे को अटैक करता है तो मैं क्या करूंगा, वो यूएसए को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो उनके जो बेसिस हैं, अब कतार के पास लार्जेस्ट यूएस बेस है मिडिल ईस्ट का, उसके ऊपर बॉम्बिंग करेगा, अपने मिसाइल्स भेजेगा। ट्रुप्स तो भेज नहीं सकता है क्योंकि दूसरी कंट्री है। उसके बाद दूसरे जितने बेसिस हैं उनको हार्म करेगा। तो वो जो कंट्रीज में जिनके पास बेसिस हैं, तो कोई सिर्फ बेस का ही नुकसान नहीं होगा ना, उसके आसपास भी लोगों का नुकसान होगा, लोग मरेंगे और लॉस होगा। तो इस वजह से इन कंट्रीज ने, जो अभी 3 कंट्रीज ने बोला है कि हम अपने धरती को यूएसए के लिए उनके एयरक्राफ्ट, उनके सोल्जर्स, उनके ट्रूप्स को यूज करने के लिए नहीं देंगे। तो एक तरह से बात सही भी है। और यूएसए भी अगर यूएसए को अटैक करना है तो 2-3 कंट्रीज अभी और हैं उसके पास, जैसे कुवैत है, इराक के पास तो उतना वो नहीं है, बहरीन है। लेकिन हो सकता है, मेरा मानना हो सकता है कि अगर ये टेंशन्स और आगे बढ़ती रहें तो हो सकता है बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी शायद मना कर दें। तो जी। यूएसए के पास अब चारा क्या बचा है? वो यूएसए के पास चारा यही बचा है कि वो इजराइल का बेस यूज करे और अपना 5th फ्लीट जो उसका है वहां पे, उसके कैरियर से अपने एयरक्राफ्ट यूज करे और मिसाइल्स यूज करे। और जो उसकी आपने बोला उसका बेड़ा चल चुका है, मे भी उसके वजह से, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर हमारे एयरक्राफ्ट नहीं जा पाएंगे, हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे उन बेसिस से, तो कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? तो सी कैरियर से टेक ऑफ कर पाएंगे। इसलिए वो ये तैयारी कर रहा है। अब कहाँ तक वो सफल हो पाएगा, कहाँ तक बाकी कंट्रीज उसको मना करेंगी, अब 1-2 दिन में इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए। जी। लेकिन जी। बहुत बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया है मिडिल ईस्ट में, ये विदाउट डाउट है। बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया है। और भारत की सीमाएं तो खैर बहुत दूर हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाएगी तो फिर कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। तमाम सारे फर्क वहां पर पड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, अगर डिप्लोमेसी के तौर पर देखें, क्योंकि अभी तक तो अकेले घोड़े पर सवार होकर, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर ट्रंप चले जा रहे हैं। वेनेजुएला में उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद वो मैक्सिको की धमकी दे रहे थे, अब ईरान को धमकी दे रहे हैं, और पता नहीं किसके बल पर धमकी दे रहे थे। सऊदी अरब जैसे कई देशों के बल पर, जहां पर कि उनका एयरबेस है और सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब तो दोस्त भी किनारा करने लगे और कहने लगे कि ईरान पर हमला करने की शर्त पर आपको अपनी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो क्या कुछ अकल ठिकाने आएगी ट्रंप की, या ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, उनको जो करना है वो करेंगे? और अगर ऐसा वाकई हुआ तो क्या मुस्लिम देश एक नाटो जैसी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं? देखिए मनोज जी, मिडिल ईस्ट रीजन में जो ऐसे राष्ट्र जो कि अमेरिका के बहुत ही क्लोज एलाइज रहे हैं, यदि वो आज ईरान के संदर्भ में अपने रिजर्वेशंस को दिखा रहे हैं, तो उसमें उनका जाहिर है कि अपने जो राष्ट्र के, उनके अपने जो हित हैं, किसी भी यूएस ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट के वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाने की उनकी जो डर और आशंकाएं हैं, और अपने अपने राष्ट्र के जो निर्माण और विकास की प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं, उससे जाहिर है कि ऐसी स्थिति में एक डाइवर्जन, एक डिरेलमेंट हो सकता है। तो ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, वो किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। और वो ये अवश्य चाहते हैं कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसमें उनका कोई ज्यादा अहित न हो, और इस बात को इंश्योर करने के लिए वो इस तरीके की सलाहें भी दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, या अपने जो बेसिस हैं, अपनी जो टेरिटरी है उसको न इस्तेमाल करने देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुन्नी अरब वर्ल्ड की ईरान की जो शिया रिजीम है उसके साथ संबंधों का प्रश्न है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों राइवल्स रहे हैं और दोनों के बीच में एक इंटेंस कंपटीशन रहता है। हालांकि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में संबंधों में जो डिप्लोमेटिक टाइज का रिस्टोरेशन अवश्य हो गया था, लेकिन जहां तक शिया सुन्नी का जो डिवाइड जो मिडिल ईस्ट रीजन में है वो यथावत है और वो एक रियलिटी है।
और जो ये राष्ट्र हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा को और अपने विकास और उत्थान की जो मार्ग से वो भटकना नहीं चाहते, और इसी वजह से वो इस युद्ध का, इस पोटेंशियल युद्ध का कोई वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्शन नहीं होने देने की स्थिति देखना चाहते हैं। तो ये उनके अपने हित हैं। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के संदर्भ में नीतियों का प्रश्न है, तो मनोज जी, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो वहां पर कोई एक वाइडर जो एरियल अटैक्स अंजाम दे सकता है, या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किसी हाई वैल्यू टारगेट को ईरान में टारगेट करते हुए वेनेजुएला के जैसे कोई ऑपरेशन भी अंजाम दे सकता है। ऐसी संभावनाएं मैं अवश्य देखता हूं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड या कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक नहीं करने जा रहा है